नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार में रहे पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में उन्होंने यूपी में हो रही गौ हत्या और गौ मांस के भंडारण को लेकर यूपी पुलिस और सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पूरे भारत में गौ मांस गाजियाबाद में भंडारण हो रहा है। हाल ही में नोएडा में पकड़े गए गौ मांस और उसकी बिक्री के मामले को भी उन्होंने मीडिया में उठाया। एक तरफ जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असली गौ भक्त बताया, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके करीबी अधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में भी गौ मांस पहुंच रहा है और गाजियाबाद में कुछ फैक्ट्री उनका भंडारण भी कर रही है। नोएडा में हजारों गायों की हत्या हुई, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं बाबा का कहना है कि ऐसी घटनाओं से संत समाज में नाराजगी है। आपने कहा मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और योगी जी को कह रहे हैं, तो सुनिए, मोदी जी गाय पाल रहे हैं, पशु, और गाय पालने के बाद गौ की सेवा कर रहे हैं, और वो जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा करेगा। मैं आपको तो कह रहा हूं कि ये पकड़ा गया अभी 15 दिन पहले। ये तुम ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पत्राचार कह रहा है, आप हमें कह रहे हैं। सरकार, उनके ही विधायक कह रहे हैं कि गौ माता को लगभग 10 से 12 हजार गाय को काटा गया है, उनका खून जो है, रक्त जो है, गंगा में डाला गया। ये देखो, थाना अध्यक्ष निलंबित, एसीपी हटे। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि हमारी ड्रेस पहन के, सनातनी ड्रेस पहन के जिनको सब को ऐसा काम करे। दूसरी बात, गाजियाबाद में क्यों? ये गाजियाबाद में इसीलिए क्योंकि गाजियाबाद में स्टोरेज है, ये फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पूरे देश के, पूरा उत्तर प्रदेश का सभी जो गौ मांस है वो गाजियाबाद में फैक्ट्रियों में आता है। इसलिए हम यही बात करेंगे ना, पकड़ा भी यहीं आसपास है, तो गाजियाबाद की बात इसलिए करेंगे कि गाजियाबाद में ही फैक्ट्री का स्टोरेज होता है, इसलिए हम। बुलंदशहर में बीते शनिवार को जेपी जनता इंटर कॉलेज में अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। महासभा की ओर से शिक्षकों की कमी और वेतन संबंधी समस्याएं, वित्तीय समस्याएं और सरकारी पक्षपात को लेकर गंभीर मंथन किया गया। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्रा ने कहा कि इतनी महंगाई के बावजूद 14 सालों से फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की समस्याओं पर शासन को गंभीर विचार करना चाहिए। महासभा का मानना है कि प्रदेश के इन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, जिसका सीधा प्रभाव गरीब, किसान, मजदूर और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर ध्यान दे और शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए। इस उद्देश्य से गठन किया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय हैं, ये तो प्रसिद्ध विद्यालय है, उनके शैक्षिक उन्नयन, शैक्षिक विकास कैसे संभव हो, जो विसंगतियां हैं सरकार के बीच और हमारे बीच, हमारे अधिकारों को लेकर के ये संगठन जनपद, क्षेत्र, मंडल वाइज गठन करके विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेगी। इसी उद्देश्य से हर जनपद में, हर मंडल में, हर 2 मंडल के क्षेत्र बना करके हमारे पदाधिकारी, प्रबंधक मिल करके इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारे बीच आज बुलंदशहर में शर्मा इंटर कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। छोटी सी पुस्तक दे रहा हूँ, मंथन। इसमें आप देखेंगे कि हमारे शिक्षण संस्थाओं की जो भी विसंगतियां हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से चिन्हित किया गया। कारण भी हम लोगों ने बात करी है और कारण के साथ साथ इनका समाधान क्या होना चाहिए उस पर भी हम लोगों ने बात की। अब अगर आप देखें तो शिक्षण में शिक्षक का उन्नयन, शिक्षक की क्वालिटीज का उन्नयन और इसके तमाम मुद्दे हैं जो हमें अब आगे बढ़ाने हैं। तो दोबारा से रिवाइज होना चाहिए। हमारी फीस 15 साल पुरानी है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और कुछ सबको इनकॉर्पोरेट करके पूरी फीस दोबारा से रिवाइज होना चाहिए। नंबर 2, कॉलेज में छात्र संख्या के हिसाब से प्रॉपर शिक्षक होने चाहिए।
विशेषकर रूरल एरियाज में छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम हैं। ये विसंगति हमारी दूर होनी चाहिए। जनपद मैनपुरी के किशनी तहसील पर हो रहे समाधान दिवस में जिलाधिकारी से भूमि संबंधित शिकायत करने आई महिलाओं को जिलाधिकारी से ऊंचे स्वर में बात करना उस समय महंगा पड़ गया। तभी जिलाधिकारी द्वारा अपनी पावर और रुतबा दिखाते हुए विधवा महिला और उसकी बेटी को तत्काल हिरासत में लेने का फरमान सुना दिया। तत्काल ही किशनी थाना पुलिस ने महिला पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने महिला को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद समाधान दिवस से महिलाओं को थाने ले जाकर उनके ऊपर शांति भंग करने की धाराओं में कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया गया। महिला और उसकी बेटी को थाने से जेल भेज दिया गया है। हालांकि समाधान दिवस के दौरान फरियादी विधवा महिला और उसकी बेटी को जेल भेजे जाने से जिले में कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। गाजियाबाद बापूधाम थाना पुलिस ने धारा 14(1) के तहत कार्रवाई में एक अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने ऐसे अभियुक्त जो महिला समेत गैंग बनाकर लोगों से धोखाधड़ी से संपत्ति अर्जित किए हुए थे। अभियुक्त लोकेश राजपूत के न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद ने पाया कि अभियुक्त के पास कोई भी वैध स्रोत नहीं है। इसने गैंग बनाकर गलत तरीके से कुर्क हुई संपत्तियों को अर्जित किया है। लोकेश राजपूत की ग्राम रईसपुर की खसरा 1290 आवासीय फ्री होल्ड, सद्दीक नगर, राजनगर एक्सटेंशन दिल्ली 6 की S77 रिटेल शॉप तथा नूर नगर की निर्माणाधीन खसरा 1102 संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आज एक बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसमें साथी गैंगस्टर लोकेश राजपूत की करीब 4 करोड़ 25 लाख की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया गया है। जो लोकेश राजपूत है, एक 37 किस्म का गैंगस्टर है। इसने एक फर्जी कंपनी बनाई थी और अपने अन्य साथियों के साथ उसमें काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया। यह झांसा देकर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने पर उसका पैसा बहुत कम समय में दुगुना हो जाएगा और उस सभी संपत्तियों को इसने हड़प लिया। करीब करोड़ों की संपत्ति इसने बना ली और उससे इसने तमाम अवैध संपत्तियां खरीद ली, मकान और प्लॉट्स खरीद लिए अपने और अपने पत्नी के नाम पे। लखीमपुर खीरी जिले की पलिया कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 57 ग्राम ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों से पूछताछ में पता लगा कि नेपाल के होटल और कसीनो में इनके द्वारा इसकी स्मगलिंग की जाती थी। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है, जिससे ये भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पलिया पुलिस के द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अनमोल गुप्ता जो कि कस्बा पलिया के रहने वाले हैं व सुरेश कुमार मौर्य जो कि छेदनी पूर्वा पलिया के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर स्मैक बरामद हुआ है व तस्करी में प्रयोग की जाने वाली 4 पहिया वाहन प्रयोग बरामद हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जिसका ये लोग व्यापार करने में प्रयोग करते थे वो बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के द्वारा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक व नेपाल जाकर नेपाली नागरिकों को ब्राउन शुगर स्मैक सप्लाई की जाती थी व बेची जाती थी। इन अभियुक्तों के पास से बरामद माल के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सुसंगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने जून 2024 में राजू नाम के एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया है।
तो वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक छुरा, एक मानव खोपड़ी, एक जानवर खोपड़ी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में राजू नाम के व्यक्ति की सिर काटी लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुखबिर और सर्विलांस के जरिए साहिबाबाद थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने परमात्मा के कहने पर राजू की हत्या की थी, लेकिन पुलिस राजू की लाश का सिर बरामद करने में असफल रही। थाना क्षेत्र टीला मोड़ में एक सरकटी लाश मिली थी, जिसके मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर 6 अभियुक्तों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए थे। वो उसी क्रम में 15/8/2024 को 2 अभियुक्त जिनका नाम धनंजय और विकास था, इनको गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के दौरान एक विकास उर्फ परमात्मा ये अभियुक्त गिरफ्तारी का शेष था। उसके ऊपर जो विकास परमात्मा था, इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और आज दिनांक 7/12/2024 को विकास उर्फ परमात्मा इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान विकास ने 3 और लोगों के इसमें सम्मिलित होने के बारे में बताया, जिनको और 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। जोर से बोलो। पवन। पवन, कब से कर रहे हो तांत्रिक का काम? सर अभी 2-4-5 महीने हुए। अच्छा, और कौन सी वाली क्रिया करते हो? सर पूजा करने के लिए बताया था। और ये खोपड़ी क्यों चाहिए थी तुमको? सर पूजा करने के लिए। किस चीज की पूजा? कि पूजा होती है उससे। कौन सी पूजा से क्या मिलता है आपको? कैसे आया? मतलब यूट्यूब पे वो देखते हैं। अच्छा, और इस पूजा के पूर्ण होने पे क्या मिलता है आपको? सर पैसे मिलते हैं। कुछ अमाउंट था क्लियर कि कितने मिलते? तो यूट्यूब पे क्या देखा था आपने? कि पैसे मिलते हैं। कैसे देखा था, क्या देखा था वीडियो में? कि पूजा करने से पैसे मिलते हैं। उसके लिए खोपड़ी की जरूरत होती है। अमरोहा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक से जा रहे 2 भाइयों को कार ने रौंद दिया। वहीं हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कार ओवरटेक करने के दौरान हुआ, जहां कार ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा अमरोह देहात थाना क्षेत्र के कांट रोड पर हुआ। खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस हादसे में 2 भाइयों को रौंद दिया है, तो वहीं एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं एक की मौत की खबर सामने आ रही है। मेरठ में लोहिया नगर थाना पुलिस की देर रात गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान शातिर गौ तस्कर नदीम के पैर में गोली लग गई। वहीं एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को नरहेड़ा के जंगल में गौकशी के दौरान पकड़ा। पकड़े गए आरोपी नदीम पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, गौकशी के उपकरण जिसमें एक दाव, 2 छुरी, एक रस्सी और एक प्लास्टिक का कट्टा बरामद किया है। पूरा मामला मेरठ का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है, तो वहीं एक आरोपी घायल बताया जा रहा है, जिसे पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बदमाश का इलाज जारी है। आपको बता दें कि मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं इस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल हो गया है, जिसे पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
गौकशी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार तरह तरह के अभियान चला रही है और इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसा है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस सजगता से चेकिंग अभियान चला रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरे आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। पूरा मामला मेरठ का बताया जा रहा है, जहां गौकशी के दौरान आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो वहीं इस मुठभेड़ में एक आरोपी के घायल होने की बात सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में चोट आई है, इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है, तो वहीं विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए बदमाश से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और तमाम जानकारियां जुटाकर दूसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं बदमाश से पूछताछ कर दूसरे साथी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गौ तस्कर पर शिकंजा कसा है। देखिए, थाना लोहिया नगर क्षेत्र में ये जाहिदपुर एरिया पड़ता है। यहाँ पे नरहेड़ा के पास एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ ये गौकशी के फिराक में सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जो कब्रिस्तान है वहाँ पे घेराबंदी की गई थी। अपने आप को घिरता देख यहाँ पे 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जिसका नाम नदीम उर्फ भूरा है, इसके पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश जिसका नाम आसिफ है, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। पुलिस द्वारा इसकी कॉम्बिंग की जा रही है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। नोएडा सेक्टर 76 की स्काई टेक सोसाइटी के बाहर अलग अलग लगभग 50 सोसाइटी रेजिडेंट्स ने बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। फ्लैट खरीदने के बावजूद रजिस्ट्री न होने से नाराज रेजिडेंट्स ने नारेबाजी करते हुए बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण पर सवाल खड़े किए। रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्होंने बिल्डर को भुगतान कर दिया है, लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। इस कारण उन्हें कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान न होने पर रेजिडेंट्स ने डीएम ऑफिस और नोएडा प्राधिकरण तक कार रैली निकालने का ऐलान किया था। जैसे ही घोषित कार रैली निकालने की कोशिश हुई, रैली को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद सैकड़ों रेजिडेंट सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। तो वहीं रेजिडेंट्स का कहना है कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जब तक उनकी रजिस्ट्री पूरी नहीं होती है, वो धरना देते रहेंगे। प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच आए, तो वहीं रेजिडेंट्स के मुताबिक सांसद महेश शर्मा ने अधिकारियों को उनके पास पहुंचने और उनकी बात सुनने के लिए भी कहा है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि बिल्डर और प्राधिकरण के बीच तालमेल की कमी के कारण वे नुकसान झेल रहे हैं। धनंजय कुमार राय, हम लोग आए हुए हैं कि बिल्डर की मनमानी और अथॉरिटी की मनमानी के खिलाफ हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बिल्डर रिश्वत मांग रहा है कि हमें इतना दीजिए, हमें अथॉरिटी को देना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि अथॉरिटी को तुम्हें क्या लेना देना है, हमें रजिस्ट्री की जरूरत है। इसलिए धरना प्रदर्शन हम लोग आज कर रहे हैं। हम लोग जा रहे थे शांतिपूर्वक, प्रशासन ने जबरदस्ती रोका है। यहाँ पे आगे जाने से रोक दिया। हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि यही अधिकारी आ रहे हैं, यहीं पे मतलब जो चाहता है कि मीटिंग हुई थी उसमें जो है तो जो उन्होंने कार्रवाई किया, सिर्फ हम लोग मांग रहे हैं कि रिटर्न में आप दे दीजिए कि कार्रवाई किया गया। किसने रोका, कहाँ जा रहे थे आप? देखिए, सबको पता है कि रजिस्ट्री चालू हो गई है। शासन का आदेश आया, रजिस्ट्री चालू हो गई है। लखनऊ से लेकर पूरी जो भी लोग हैं सबको पता है, मंत्री से लेकर सभी लोगों को, कि रजिस्ट्री चालू हो गई है।
नोएडा अथॉरिटी भी कह रही रजिस्ट्री चालू हो गई है। जनता के पास पूछो तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसका रीजन अथॉरिटी को खुद देना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं पर बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उसका ड्यूज बचा हुआ है अथॉरिटी का। कहीं पर बिल्डर पैसे मांग रहा है लोगों से कि हमको अथॉरिटी को चुकाना है, 1000 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा है, 10 लाख से ऊपर लोगों से मांग रहा है इनलीगल रूप से। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, एसएसपी, सदर एसडीएम निकिता शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों ने लोगों की शिकायत सुन उनकी समस्या का निस्तारण किया। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ईवीएम मशीन और वीवीपैट की सुरक्षा की देखभाल करने के लिए जिला अधिकारी ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा में लगे जवानों को डीएम ने आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान वेयर हाउस में लगी सीसीटीवी कैमरे और ताला सील की गहनता से जांच की गई। बता दें कि डीएम के निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। ईवीएम मशीन और वीवीपैट का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी खुद पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संतुष्ट नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने जवानों से बातचीत भी की और उन्हें व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से हैं, जहां क्षेत्र के डीएम ईवीएम मशीन और वीवीपैट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने जवानों के कार्यों की खूब सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं, कैसे व्यवस्था को सक्षम बनाए रखना है, और आगे की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी की पुलिसिंग में एक अलग पहचान बनाने वाले धौरहरा कोतवाल सुरेश मिश्रा ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि ज्ञान और जानकारी के अभाव से लोगों को गलतियां होती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को कानून सहित सभी की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने पर अपराध नहीं होंगे और दूसरे को भी अपराध करने से रोक सकेंगे। दूसरा, उन्होंने बताया कि छात्र गलत संगत में जाकर अपना और अपने परिवार का बुरा कर लेते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिनकी मानसिकता सही नहीं है। पता लगने के बाद तत्काल ही ऐसे मित्र और उनकी संगत को छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने बच्चों को बताई कि कई बार बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिलता, माता पिता बच्चे पर ध्यान नहीं देते, परिवार का वातावरण खराब होने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में सुधारना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए माता पिता को बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहिए ताकि उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो सके। इसके अलावा जीवन में काम करने आने वाली तमाम जरूरी बातें बताई गई। लखीमपुर खीरी में शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई। आगे आने वाले जीवन में तमाम परिस्थितियों को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वो बच्चों को अच्छा माहौल दें, जिससे बच्चों को आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को घर में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा माहौल दें, जिससे स्कूल में भी उनकी परवरिश अच्छे से की जा सके। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी की ओर से बच्चों को नसीहत दी गई है कि बुरी संगत तुरंत छोड़ दें। कोई भी ऐसा मित्र हो जो आपको कोई गलत बात सिखाता हो, उससे दूर रहें। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोतवाल सुरेश मिश्रा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोतवाल की ओर से बच्चों को आने वाले समय के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बुंदेलखंड महोबा जिले में काली बिल्ली काला साया के बाद रहस्यमयी बौना नाग की चर्चा ने सभी को हैरत में डाल दिया है। रहस्यमयी बौना नाग एक युवती की जान का दुश्मन बनकर उसके पीछे ऐसा पड़ा कि इसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि तकरीबन 11 बार अपना शिकार बना लिया। बौना नाग के दंश से परेशान युवती के परिजनों ने विज्ञान के साथ साथ झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन युवती की जान के पीछे पड़ा बौना नाग उसे लगातार अपना शिकार बना रहा है और परिजन युवती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने मनोचिकित्सक से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले से पर्दा हटाते हुए कहा, हम आगे बढ़ पाएंगे। और उस दृश्य से मुझे यहाँ पर आज आने का अवसर प्राप्त हुआ।
मुझे अपने युवा साथियों से एक बात कहनी है, और वह रामा विश्वविद्यालय के युवाओं से भी कहनी है। याद रखना कि आपकी जो उम्र है, यह आप अपने विषय में तो पारंगत होंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें देश, काल और समाज की ऐसी घटना संभव नहीं है। पीड़ित युवती को कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी है, जिससे इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इसी को सांप काटते हैं सर, हम इसी से परेशान हैं। जहाँ भी जाते हैं तो बताओ तो पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ भी करते हैं। 11 बार काट लिया। कहीं कुछ उठा न जाए सामान तो वहाँ भी काट लेती, और कुछ कहीं जाती है रास्ता में फिर भी काट लेते। जब काट लेगा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई और उसकी आंखों में धुंधली आ जाती है। जब वो चिल्लाती हम जाते हैं तो फिर वहाँ मिलता नहीं, और इसी से परेशान है। जहाँ जाते हैं देवी देवता तो कह देते जाके पूजा करो, तो पूजा भी करते हैं। परेशानी यही है कि घर में बैठती है, काम करती है, कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है, तो वहाँ सांप आके उसे काट लेता है। किसी को मिलता नहीं है, ढूंढते हैं तो दिखता नहीं है, उसी में परेशान रहते हैं। और देवी देवता के सब कहीं दिखा चुके हैं, हम परेशान बहुत ज्यादा हैं, और अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं। और 10 बार 11वीं बार अभी काटा है। मैं पंचमपुरा में रहती हूँ, मेरा नाम रोशनी है सर, और मुझे कीड़े काटते हैं, कहीं भी जाए वहीं पे भी काटते हैं। रिश्तेदारी में जाए, यहाँ भी जाए, और 50-60 लोग रहते हैं, वहाँ पे भी काट लेते। घर भी मकान भी पक्का है, बस यही घटना होती है मेरे साथ में, और कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा मेरे सब लोग परेशान है, और कुछ बात नहीं, यही दिक्कत है हमारी। कितने बार काट चुका आपको? 11 बार काट चुका है मुझे। कितने दिनों में? वही 2018 से काट रहा है सर मुझे, 18 से हो गया जब से परेशान है। क्या होता है उसके बाद? कुछ नहीं, और पापा मम्मी अस्पताल ले जाते हैं, दिखवाते हैं, इलाज कराते हैं, बस सही हो जाते हैं। ऐसा है कि मरीज के परिजन ऐसा बताते हैं कि कई बार काट चुका है सांप, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। 11 बार तो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, शुरू में आई थी 1-2 बार, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि बार बार सांप काट लेता है, और ठीक है उसको डिस्चार्ज। क्या ऐसा संभव है? ना, ऐसा संभव तो नहीं है कि 11 बार एक ही पर्सन को काटे, वो तो हिस्ट्री देते हैं ऐसा। उन्हें फील होता है कि कोई मुझे काट जाता है, सर्प बोलती है, सर्प काट जाता है, बट इस तरह के केसेस बहुत ही कम चांसेज होते हैं, क्योंकि उसका मेडिकली टर्म यदि देखा जाए तो मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया है। इस तरह के उसमें कोई कट पॉइंट शायद देखने को नहीं मिले हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं, फिर भी उसको ये फील हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे साइकोलॉजी में। क्योंकि देखा गया कि जैसे हम जानते हैं कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स जो एक तरह से एक भ्रम की एक बीमारी होती है, जो उसको ये फील कराती है कि कई बार के हमें कोई कट कर गया, बॉडी में टच कर गया, या कोई दिखाई भी दे सकता है या उसको सुनाई भी दे सकता है। तो एक तरह से ये हेलुसिनेशंस उसमें आते हैं, पार्ट है डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। तो हम ये जानते हैं कि इस तरह की यदि उसको फील हो रहा है तो उसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।